अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने आज स्टार्ट करना है बिल्कुल एक नया स्टैंडर्ड। अच्छा, जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको मैं बताता चलूं कि हमारे पास जो है वो दो स्टैंडर्ड्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, IAS 36 और IAS 20। ठीक है, ये दोनों स्टैंडर्ड्स के लगभग कोई लेक्चर होंगे 15-16 के करीब। ठीक है जी, तो वो आपने वक्त के साथ साथ रिकॉर्डेड लेना। ठीक है जी, आगे से सारा कोर्स मैं क्लास में ही पढ़ाऊँगा, सारा कोर्स में लाइव पढ़ाऊँगा। आप आते हैं तो आएँ, नहीं तो आप घर पे भी ले सकते हैं क्लासेस। रिकॉर्डेड सेशंस भी इसी पूरे सेशन के रिकॉर्डेड वर्जन्स भी अवेलेबल होंगे। ठीक है जी। अच्छा, डे 1 पे ना हम अपना नए बच्चों के साथ थोड़ा सा क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं और रिज़ल्ट आने के बाद पुराने बच्चों के साथ कुछ दोबारा अहद कर लेते हैं कुछ चीज़ों का। वो ये भैया कि हर सैटरडे को हमारा क्विज़ हुआ करेगा। वो क्विज़ होता है 1.5 घंटे का। ठीक है जी, 1.5 से 2.25 घंटे का क्विज़ होता है। उसमें कोई 5-6 सवाल होते हैं। एक प्रॉपर एग्ज़ाम स्टैंडर्ड क्विज़ होता है। ठीक है जी, एक सवाल वाला क्विज़ नहीं होता। ठीक है, तो मेरी आपसे इल्तिजा है, मैं आपको मार नहीं सकता, डांट नहीं सकता, आप अपने अच्छे बुरे को जानते हो। ठीक है जी, तो ये आपने इंश्योर करना है कि जो क्विज़ है ना वो आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं डेली बेसिस के ऊपर होमवर्क देना फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी इस स्टैंडर्ड से। तो आपने घर जाके करना क्या है, बहुत थोड़ा सा काम आपने करना है। ये क्लास का लेक्चर आपने रिवाइज करना है और आपने एक होमवर्क करना है। ठीक है जी, वो एक सवाल होगा, मे बी 1.5 सवाल होगा, हार्डली आपके 30 मिनट लगेंगे उसको उस होमवर्क को करने में। और फिर आपने हर वीकेंड के ऊपर क्विज़ देना है। ठीक है जी, अगर आप ये होमवर्क और क्विज़ नहीं कर रहे हो तो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, आप अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। मुझसे क्लासेस लेके पास नहीं होंगे आप, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको। पहले तो पढ़ाऊंगा मैं बहुत डिटेल में, सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, लेकिन सिर्फ क्लासेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं बड़े बड़े क्लेम कर दूं कि जी वो इतने मेरिट और हमारे इतने गोल्ड मेडल्स, ये सब बकवास बातें। ये याद रखना कि आपके पास होने का जो फंक्शन है, फॉर्मूला है, वो मैं और आप मिल के ड्राफ्ट करेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा, आप उस पर अमल करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि जी फलान टीचर से पढ़ के पास हो जाएंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ ऐसा नहीं होता। आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है। ये मैं आपको बार बार रिपीट पढ़ाऊंगा। मैं आपको पूरी मार्केट में जितने लोग पढ़ाने वाले सबसे ज़्यादा, लेकिन उसका फ़ायदा ज़ीरो है अगर आप सिर्फ क्लासेस बैठ के ले रहे हो। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, तो ये वादा है कि होमवर्क करते जाएंगे साथ साथ, और हमने हर जो सैटरडे का क्विज़ है, जो एग्ज़ाम है, वो हमने देना है, ये वादा है। मैंने आपको अभी स्टैट्स तो आपके साथ उस दिन शेयर कर लिए थे कि 28% रिजल्ट है। भैया एक ही सूरत में आप पास हो सकते हो, अगर आप मेरे होमवर्क करो और आप मेरे सारे क्विज़ दो। क्या मैंने आपसे कहा कि क्विज़ में पास हो जाओ, एग्ज़ाम में पास हो जाओ? मैंने आपसे पास होने की कंडीशन नहीं दी है। मैं चाह रहा हूं कि आप एग्जाम प्रोसेस से बार बार कोई 12-13 दफा गुजरोगे ना, तो जो 15वां एग्जाम होगा ना तुम्हारा ICAP में, तो आपको वो अजीब नहीं लगेगा। आप उसके लिए मेंटली तैयार होगे कि हाँ यार, ऐसे सवाल आते हैं जिसके शुरू में लगता है कि तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बाद में हाथ पांव मारने से उसमें से चीजें निकल आती हैं। तो ये मेरे साथ आप लोगों ने करना, पक्का जी? अच्छा जी, आए जी हम IAS 40 शुरू करते हैं जनाब। अच्छा जी, IAS 40 स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी हमने प्रैक्टिस करनी है, तो आपने पहले बोर्ड पे ध्यान देना है, लिखना नहीं है। और जब मैं आपको लिखने का टाइम दूं, सवाल करने का टाइम दूं, तो अकेले सवाल सॉल्व करना है, डिस्कशन नहीं करनी है उसके अंदर। ठीक है जी? अच्छा जी, देखिए जी, सर हमारे पास IAS 40 अप्लाई होता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। सर ये अप्लाई होता है ऐसी ज़मीन और बिल्डिंग के ऊपर। आइंदा के बाद जब ये वर्ड प्रॉपर्टी पढ़ो ना कहीं पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ज़मीन और बिल्डिंग, और कुछ नहीं। हाँ, ज़मीन और बिल्डिंग। सर लैंड और बिल्डिंग, और इंग्लिश वाला इधर, अगर आपने ली है किस चीज़ के लिए? कैपिटल अप्रिसिएशन। ये क्या होती है जी? मिसाल के तौर पर सर हमारी कंपनी ने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया ये सोचकर
कि यार पाकिस्तान में रियल स्टेट की वैल्यू ओवर द पीरियड बढ़ जाती है, तो हमारे पास अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ था, हमने उस पर एक ज़मीन का टुकड़ा ले लिया और रख दिया अपने पास कि आज 2 करोड़ का है तो इंशाल्लाह 4 साल बाद 7-8 करोड़ का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो मुझे बताओ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल अप्रिसिएशन। अगर आपने कोई ज़मीन या बिल्डिंग किसके लिए ली है, इस आसरे में ली है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो किस स्टैंडर्ड में आएगा सर, IAS 40 में आएगा। या सर आपने ज़मीन या बिल्डिंग, प्रेफरेबली बिल्डिंग किसके लिए ली हो, रेंटल इनकम के लिए, ठीक है जी, तो मेरे पास सर ये ज़मीन और बिल्डिंग किस स्टैंडर्ड में क्लासीफाई हो जाएगी, IAS 40 में। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब देना। सर मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है लाड़काना में, और एक बंदे ने मुझसे उस पर सर खेती बाड़ी करने के लिए किराए पे ले लिया, क्या ये ज़मीन का टुकड़ा जो मैंने किराए पे दिया है ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड में आएगा। यस सर आएगा। सर मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है जी, मैंने उसको किराए पे दे दिया है, क्या ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगा। सर मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, इस आसरे में ख़रीदा है कि ओवर द पीरियड इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको बेच दूंगा, क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगा। सर मेरे पास एक जनरेटर है, ठीक है जी, वो मैंने उठा के रेंट पे दे दिया, तो क्या इस स्टैंडर्ड में आएगा। मैंने आपको कहा रेंटल इनकम के लिए, नहीं सर जनरेटर नहीं आएगा, इसके अंदर क्या आएगी, 2 ही चीज़ें आएंगी, कौन सी, लैंड और बिल्डिंग, जो किस लिए ली गई हो, या तो वैल्यू बढ़ने के इंतजार में या अच्छा फिर। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा था कि हमने प्रॉपर्टी ली है, ज़मीन या बिल्डिंग, किस चीज़ के लिए, या कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए या रेंटल इनकम के लिए, तो ये मेरे पास कहाँ क्लासीफाई होगी, IAS 40 के अंदर। ऑनलाइन वालों सब सही है। अच्छा जी बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर मुझे एक बात बताएं, मैं जो भी एसेट ख़रीदता हूँ ना, मुझे उस एसेट को डे 1 पे रिकॉर्ड करना होता है। क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। तो मुझे एक बात बताएं, डे 1 पे रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं इनिशियल रिकग्निशन। क्या कहते हैं, अब ये वर्ड याद रखना, ये MCQs में आता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ जी, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए सर, इनिशियली हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद रिकॉर्ड करना है किस पे, कॉस्ट पे। किस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट का मतलब क्या है, परचेज प्राइस, बिल्कुल भी नहीं। कॉस्ट का मतलब क्या है, गौर से सुनना, कॉस्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने डाली हैं कुछ चीजें, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और जब मैं आपसे कहूं ना लिखना है तो तब लिखना है, अभी नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ जी, स्टैंडर्ड कहता है कॉस्ट में आती हैं ये 5 चीजें। सबसे पहली चीज परचेज प्राइस। क्या चीज, यानी आपने कितने रुपए दे के ये प्रॉपर्टी खरीदी, ये आ गई मेरे पास परचेज प्राइस। मैंने सर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख रुपए क्या है जी, परचेज प्राइस। आप सबको पता है कि सर पूरी दुनिया में बेटा मोबाइल नहीं, नीचे जो लिख रहा है कोई बंदा है मोबाइल देख रहा है, एक्सेप्टेबल नहीं है मेरी क्लास में, ठीक है सर। अगर मैं कोई बिल्डिंग या ज़मीन खरीदता हूँ, और बिल्डिंग या ज़मीन खरीदने के लिए मुझे किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, और वो ब्रोकर क्या करता है जनाब, मुझे वो ज़मीन खरीदने में हेल्प करता है, और बाद में क्या चार्ज करता है मुझसे, ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो मुझे एक बात बताएं, ऐसी ब्रोकरेज को मैं क्या नाम दूंगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ये वर्ड जहाँ सुनो ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, ब्रोकरेज, इसका मतलब है ब्रोकरेज। तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने ये ज़मीन खरीदने के लिए से 1000 रुपये की ब्रोकरेज पे की है 1%, तो ये भी प्रॉपर्टी की वैल्यू में ऐड हो जाएगी। यस सर। फिर जी गौर से सुनना मेरे बच्चों, प्रोफेशनल फी फॉर लीगल सर्विसेज। अच्छा जी, ये प्रोफेशनल फी फॉर लीगल सर्विसेज क्या होती है, सुनना। व्हाट इज मेंट बाय प्रोफेशनल फी फॉर लीगल सर्विसेज। अच्छा देखो, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। मैंने एक जगह पे घर लिया ना, तो जिस बंदे से मैं घर ले रहा था ना, उस बंदे की हिस्ट्री बड़ी खराब थी। सुनने में आया था कि यार ये बंदा कागजात में 2 नंबरी करता है। तो अगर आप इससे कोई घर खरीदे ना, तो इंश्योर करें कि उस घर के कागजात और सारी चीज़ें क्या हो, मुकम्मल हो, लीगली सही हो। तो मैंने क्या किया, उस बंदे से कागजात लिए, एक लॉयर को जाके दिखाया
कि लॉयर ये बताएं कि यार ये ज़मीन मैं ख़रीद रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मैं ख़रीद रहा हूँ, इसके कागजात सही हैं। लॉयर ने कागजात देखे, बोला बिल्कुल सही है, कागजात बिल्कुल सही हैं, जेन्युइन कागजात हैं, आप बेशक इस घर को ख़रीद सकते हैं। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इस बंदे ने क्या की हुई हैं, पूरी की हुई है। तो सर मैंने उस बंदे से क्या ली, एक लीगल सर्विस ली। लॉयर से क्या लिया मैंने, लीगल सर्विस, और उसको क्या पे की, प्रोफेशनल फ़ी क्या पे की। तो सर मैंने से लॉयर को पे किए 500 रुपये, ये भी प्रॉपर्टी में ऐड कर दूं, ऐसा है। अज्यूम करो डील हो गई, डील हो गई जी, मैंने ज़मीन खरीदनी है या प्रॉपर्टी खरीदनी है काउंटर पार्टी से, ये मैं हूं, ये कौन है जी, ये हमारी काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी कौन होती है, जिसे चीज़ें खरीद रहे हो। मैंने इस बंदे से ज़मीन खरीदने के लिए अग्री कर लिया, अब हम दोबारा लॉयर के पास गए दूसरी दफ़ा। लॉयर ने कहा आप क्यों आए हो, मैंने कहा अब इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ और ये बंदा ज़मीन बेच रहा है, हम दोनों आए। तो एक काम करें, ज़रा एक डॉक्यूमेंट बना दें, क्या बना के दे दें, एक सेल डीड, क्या बना के दे दें, एक सेल डीड। तो सर सेल कौन कर रहा है इसके अंदर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं परचेज कर रहा हूँ। तो सर लॉयर ने कहा जी इस सेल डीड के पैसे हो गए जी 5000, आधे मैंने पे किए, आधे काउंटर पार्टी ने पे किए। मुझे बताओ मैं अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो मेरे ऊपर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के कितने पैसे आए, 2500 रुपये। कितने, ये मैंने अपने पास सर डाल दिए 2500 रुपये। डन है जी, ये बात समझ आती है। फिर मैंने अपने लॉयर को कहा कि ए लॉयर भाई, ये सेल डीड जाके रजिस्टर भी करवा के आ जाए। कहाँ रजिस्टर करवा के आ जाए, जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास जाके ये रजिस्टर करवा के आ जाएं। भाई ये तो हम दोनों को पता है ना कि हमने ज़मीन खरीदी एक दूसरे से, ये गवर्नमेंट को थोड़ी पता। तो आप ज़रा जाएं गवर्नमेंट को भी बता के आ जाएं कि मैंने ज़मीन खरीद लिया, अहमद रज़ा ने ज़मीन। तो सर उसने मुझसे लीगल कॉस्ट मांगी, कितने की, 500 रुपये की। ये भी हम क्या कर रहे हैं जनाब प्रॉपर्टी में। अब बताओ क्या क्या ऐड कर रहे हो कॉस्ट के अंदर, परचेज प्राइस, फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट का उर्दू में मतलब, वेरी गुड सर, ब्रोकरेज, फिर सर प्रोफेशनल फ़ी। प्रोफेशनल फ़ी किसको दे रहे हो, एक लॉयर को दे रहे हैं, ऐसा। फिर सर उसके बाद लॉयर से हमने डॉक्यूमेंट्स बनवाए, ठीक है जी, परचेज करने के, ये भी हमारे पास खर्चा आ गया। फिर उस खर्चे को, उस परचेज, उस डॉक्यूमेंट को जाके रजिस्टर करवाने में जो लीगल खर्चे आ रहे हैं वो भी हमने प्रॉपर्टी में ऐड करने। फिर जी जैसे हमने ज़मीन खरीदी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जब रजिस्टर हो गया मामला, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी आपने चूंकि ज़मीन परचेज की है आपको मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा मनुष्य टैक्स तो सेल्स पे होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, हम परचेज और प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स चार्ज करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा 5000 का टैक्स है। मैंने कहा ये क्या हर साल देना है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं, हर साल नहीं देना बल्कि पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा देना। जब भी ज़मीन खरीदोगे एक दफ़ा टैक्स पे करोगे। मुझे बताओ ये कौन सा प्रॉपर्टी टैक्स है, वन टाइम। हम ये भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा आप एक काम करें, आप मुझे 750 रुपये का एक और टैक्स पे करें। मैंने कहा ये क्या जी, उसने कहा हर साल ये 750 रुपये पे करने। उसने कहा जो भी बंदा पाकिस्तान में प्रॉपर्टी रखता है हम उससे रकबे के हिसाब से, इलाके के हिसाब से एक सर्टन अमाउंट हर साल चार्ज करते हैं। अब मुझे बताओ अगर ये 750 रुपये में पे करूंगा, इसकी लाइफ कितनी होगी, एक साल। एक साल बाद इसका बेनिफिट खत्म, फिर दोबारा पे करना होगा, फिर दोबारा पे करना होगा। क्या इसको प्रॉपर्टी में डालना चाहिए? नहीं सर। क्यों? प्रॉपर्टी हमारे पास सर 50 साल चलेगी, 30 साल चलेगी, लेकिन इस टैक्स की लाइफ कितनी है, एक साल। अगर मैंने इसको प्रॉपर्टी में डाल दिया तो क्या नुकसान है, प्रॉपर्टी सर 25 साल पे डेप्रिशिएट होगी। ये 750 रुपये का फायदा कितने साल मिलना है? तो अगर इसको आप किसी ऐसे एसेट में डाल दो जो 25 साल डेप्रिशिएट हो, तो क्या ये लॉजिकल बात है? तो हमें इसको क्या करना चाहिए, हमें इसको इमीडिएटली ना सर, हम इसको कैपिटलाइज करेंगे एज प्रीपेड टैक्स, लेकिन हम इसको प्रॉपर्टी की वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। ये प्रीपेड टैक्स एक साल में क्या हो जाएगा, एक्सपेंस आउट हो जाएगा, ऐसा। तो क्या इसको प्रॉपर्टी में डालना चाहिए? नहीं सर, हम इसको प्रॉपर्टी में नहीं डाल दें। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अब तक मैंने कॉस्ट के क्या क्या पार्ट देख लिए। नंबर 1 परचेज प्राइस जो हमने काउंटर पार्टी को पे किया, सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो कि हमने ब्रोकर को पे किया, लीगल एंड सर्विस, लीगल चार्जेस, ठीक है जी लिया सर, प्रोफेशनल फ़ी
लॉयर को पे की, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लॉयर को पे किए, लीगल कॉस्ट हमने लॉयर को भी पे की, गवर्नमेंट को भी पे की। फिर सर प्रॉपर्टी टैक्सेस कौन से? वन टाइम। प्रॉपर्टी टैक्स कौन सा? वन टाइम। रिकरिंग नेचर का प्रॉपर्टी टैक्स हम इसकी आईपी की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। ऐसा ही दोस्त, आप सुनिए जी, ये पूरी बिल्डिंग हमने खरीदी है, अच्छे तरीके से सुनना। इस बिल्डिंग में से 15 फ्लोर्स हैं। इस 15 फ्लोर में हम गए, ऊपर घूमा तो हमें नजर आया सर कि हमारे पास कोई 10 दरवाजे ऐसे हैं, 10 दरवाजे ऐसे हैं जो खराब हैं, टूटे हुए। हमने कहा यार इनको तो रिप्लेस करना होगा। क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी हमने कितने की खरीदी है? बहुत सारे पैसों की, बहुत सारे पैसों की। ये दरवाजे भी आ गए। ये दरवाजे कैसे हैं? ये दरवाजे कैसे हैं? खराब हैं। कैसे? खराब है। इनको क्या करना है? रिप्लेस करना है। सर फिर मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि कुछ दरवाजों के साथ साथ कुछ जगह पे कीले वीले भी निकली हुई हैं, ये भी हमने निकालनी है, सही करनी है, साफ सुथरी करनी है। मैंने कहा यार ये छोटा काम है, दरवाजे निकालना बड़ा काम है। अब बताओ, मैंने 12-13 दरवाजे जो खराब थे, 10 दरवाजे जो खराब थे निकाले और मैंने सर उनको जाके बेच दिया 200 रुपए में, और उनकी जगह क्या लगवा दिए? नए दरवाजे। नए दरवाजे आए 1400 रुपए के। ये नए दरवाजों की कॉस्ट है और ये पुराने दरवाजों की डिस्पोजल वैल्यू है। अब बताएं जी, मेरे पास जो रिप्लेसमेंट हुई उसमें मेरी जेब से कितने पैसे गए? उसमें मेरी जेब से गए 1200 रुपए। ये 1200 रुपए भी मैं प्रॉपर्टी में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। यानी इनिशियली अगर आपने कोई चीज खरीदी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसके अंदर एक बड़ा पार्ट आपने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, तो उसकी नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नेट का मतलब पुराना बेचा कितने में और नया, ये नेट किया तो हमारे पास सर कितनी कॉस्ट आ गई? हमने कहा जी 1200 रुपए हमारे मेजर पार्ट्स को रिप्लेस करने पे लग गया। ऐसे ही है। व्हाट इफ क्या एक पुराना एलिवेटर लगा होता, लिफ्ट लगी हुई होती, हमें लगा कि यार ये लिफ्ट बेकार है, पुरानी लिफ्ट निकाली और नई लगा दी, तो सर हमारी जेब से जो नेट पैसे गए पुरानी को बेच के नई को लेने पे, जो जेब से नेट अमाउंट गई उसको हम क्या करेंगे? अच्छा, फिर मेरे मैनेजर ने कहा जी कोई 200-250 रुपए की कीलें भी लगानी है, छोटी छोटी जगह पे जो कीलें निकली हुई है ये काटनी है, सही करनी है। अब बताओ ये रिप्लेसमेंट है किसकी? माइनर पार्ट की। किसकी रिप्लेसमेंट है? माइनर पार्ट की। उसने कहा कुछ जगह पे सर ये कब्जे उब्जे लगे हुए, ये निकाल लें, नए डाल लें। मैंने कहा ये तो बहुत छोटे पार्ट्स हैं, तो हमने 250 रुपए का खर्चा किया किसके ऊपर? ये माइनर पार्ट्स को रिप्लेस करने पे। याद रखना, ये माइनर पार्ट्स को रिप्लेस करने का खर्चा इमीडिएटली एक्सपेंस आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको लाइन से कुछ चीजें बताई हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदेंगे किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे। कॉस्ट का मतलब क्या? कॉस्ट का मतलब ये 5 चीजें। नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है ब्रोकरेज, ऐसा। नंबर 3 लीगल चार्जेस, जो प्रोफेशनल चार्जेस जो हमने लॉयर को पे किए। फिर सर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो लॉयर को पे किए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हमने पे किए। फिर उसके बाद सर प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसा जो पूरी लाइफ में एक दफा पे करना है, जो बार बार पे करना है, वो प्रॉपर्टी के कॉस्ट में ऐड। फिर सर हमने क्या किया? मेजर पार्ट्स रिप्लेस करना पड़े। अगर हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसमें नजर आया कि जी एक बड़ा पार्ट ऐसा है जो खराब है या हमारी लाइकिंग के हिसाब से नहीं है, हमें उसको बेच के नया पार्ट डालना है, तो हमने सर उसको क्या किया? नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी डे 1 पे कैपिटलाइज कर दी। और उसके बाद सर, उसके बाद अगर कोई माइनर पार्ट है तो हम क्या करेंगे जनाब? सर उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। ऐसा है। अच्छा जी, रिकरिंग बेसिस वाले को लाइफ से मल्टीप्लाई करके ऐड क्यों नहीं करते? ओ भाई अल्लाह के बंदो, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो तुम लोग लेकर आते हो ना, मुझे एक बात बताओ, एक कॉस्ट की एंट्री कब पास करते हो? जब जेब से दे देते हो। अगर एक एसेट की लाइफ 25 साल है तो आपने सोचा 25 साल में इतना टैक्स पे करूंगा, प्रॉपर्टी में डाल दिया। ओ भाई टैक्स पे किया तुमने 25 साल का? नहीं, तो उसको प्रॉपर्टी में डालने की जरूरत है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मिसाल के तौर पर एक घर जो है वो खरीदता हूं और एक भंगी आता है हमारे यहां, उसने कहा जी मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और आपके घर आके रोज सफाई किया करूंगा, तो इसकी क्या पैसे में जाके प्रॉपर्टी में डाल दूं? नहीं, से कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है?
तो वो सर्विस जो मुझे मिल रही है मैं उसको क्या करूंगा। अच्छा जी, सर्वेलेंस फीस क्या होती है। अभी देखो कोई टेक्निकल चीज हम नहीं कवर कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई टेक्निकल चीज हम तो बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। रिकरिंग बेसिस पे अगेन समझा दें भाई, एक ऐसा टैक्स है जो बार बार सालाना पे करना है आपने। क्या सालाना टैक्स प्रॉपर्टी में ऐड होना चाहिए? प्रॉपर्टी की लाइफ कितनी है? 25 साल, 20 साल। इस टैक्स की लाइफ कितनी है? तो अगर आपने इसको प्रॉपर्टी में डाल दिया तो ये 25 सालों में डेप्रिशिएट होगा। इसको हमने एक्सपेंस आउट करना है कितने सालों में? 1 साल में। तो फिर खामखा इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत प्रॉपर्टी में नहीं है, ठीक है जी। ऐसा है जी, प्रॉपर्टी की वन टाइम टैक्स की एग्जांपल दे दें। अब गौर से सुनना, पाकिस्तान में एक टैक्स पे होता है सीबीटी। ये क्या सीबीटी? कैपिटल वैल्यू टैक्स। अभी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदे ना तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है जी, 1% टैक्स देना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में सीबीटी अप्लाई होता है। वो टैक्स आपसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेके रख लेगी वापस, ये वन टाइम टैक्स होता है। अब बताओ अगर मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा तो जो दूसरा बंदा खरीदेगा वो क्या करेगा? वो भी वन टाइम देगा। तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे इट विल बी पेड ओनली वन टाइम, ठीक है जी, वंस पे होगा ये, जाने जी। पार्ट रिप्लेसमेंट दोबारा एक्सप्लेन कर दें अल्लाह के वास्ते। देखो मेरी क्लास में ना एक लिमिटेड टाइम होगा, मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, ठीक है जी, और वो गुजारिश ये कि मेरे टाइम में ना खयानत नहीं होगी। ये ऑनलाइन वाले बच्चे खास तौर पे ये लेक्चर खुला छोड़ा, वॉशरूम चले गए, वापस आए, हाँ जी चलो जी वापस से बताओ भाई ये कहाँ थे हम यार, ये चीज़ यार अल्लाह के वास्ते अवॉइड करो, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ। बच्चे ने मुझसे पूछा पार्ट रिप्लेसमेंट क्या है। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने 7 दफा ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी, और उसके अंदर सर आपको लगा बिल्डिंग में दरवाजे जो है वो सही नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है। हमने क्या किया, वो निकाल के बेचे और क्या खरीद लिया, नए दरवाजे खरीद लिए। तो जो बेचे आपने वो कितने में बिके? 200 रुपये में। नए दरवाजे आए कितने के सर? 1400 रुपये के। तो हमने कहा जी रिप्लेस करने पे, बड़े पार्ट रिप्लेस करने पे हमारी जेब से कितने पैसे गए, ये हमने प्रॉपर्टी में क्या करना है, ऐड कर देना है। लेकिन अगर आपने कोई छोटा मोटा पार्ट चेंज किया है, ठीक है जी, छोटी मोटी कोई सर आपने दरवाजे का लॉक है वो चेंज कर दिया, तो आपको इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे रिप्लेसमेंट को हम इमीडिएटली क्या करते हैं, एक्सपेंस आउट कर देते हैं, ऐसा है। अच्छा जी, अगर ये आप कॉपी कर लें तो मैं इस पर कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आपको करा देता हूँ, शाबाश। साल के शुरू में पे करोगे, पूरे साल चलाओगे ना उसको, नहीं कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं। किराया पे कर दो साल के शुरू में तो डे 1 पे एक्सपेंस आउट नहीं करते ना, उसको क्या करते हैं, ओवर द पीरियड ऐसा ऐसा एक्सपेंस आउट करते हैं, ऐसे ही। अच्छा जी, क्लास डेली लाइव हुआ करेगी भाई। हमारे वीक में ना 5 क्लासेस होती थी, अब होगा इस तरह कि एक वीक 5 क्लासेस होंगी, एक वीक 6 क्लासेस होंगी, ठीक है जी। एक फ्राइडे में आप लोग ऑन करूंगा, एक फ्राइडे में कॉस्टिंग ऑन रखूंगा, ठीक है। तो एक हफ्ते में 5 और अगले हफ्ते में 6 क्लासेस, ठीक है जी। अब वो उसका रीजन है, ये आप लोग का जो हाल में देख रहा हूं ना, खास तौर पे ऑनलाइन वालों का, आपको सब्र और तहम्मुल से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। क्या ये फर्स्ट लेक्चर है? हाँ। अच्छा फिर सर हम तो फर्स्ट लेक्चर है, फिर हम सैटरडे को कैसे टेस्ट देंगे सर, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये टेस्ट जिसमें एम्पेयरमेंट भी टेस्ट होगा, गवर्नमेंट ग्रांट भी टेस्ट होगा, और अब तक की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जितना कवर हो गया वो भी टेस्ट होगा, ठीक है जी। आपने इसके बावजूद टेस्ट में अपीयर होना है, और आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एरिया कवर कर लेना बस, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के मैं 2 सवाल डालूंगा, वही कर लेना, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। टेस्ट हर सैटरडे को हुआ करेगा यार, डोंट कॉल इट अ टेस्ट यार, उसकी जो है ना वो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। क्विज और टेस्ट नहीं, वो प्रॉपर एग्जाम है 1.5 घंटे का, ठीक है जी। रिप्लेसमेंट में मैं ये बता रहा था कि IAS 16 में जब आप आओगे ना तो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब बड़े पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं ना, तो हमें शुरू से पता होता है कि एक जहाज़ है, उसका इंजन हर 10 साल बाद रिप्लेस होना है, ठीक है जी। उसकी आउटर बॉडी से 15 साल बाद चलेगी, तो फिर हम वो उस पार्ट को जो हमें पता होता है ना कि बार बार रिप्लेस करना है, हम उसको अलग से डेप्रिशिएट करते हैं, और 3 साढ़े 3 सालों में उसको क्या कर देते हैं, हम ख़त्म कर देते हैं। तो वो इफेक्टिवली किस वैल्यू पे आ रहा होता है, 0 वैल्यू पे आ रहा था। फिर हम क्या करते हैं, वो बेचते हैं, नया कैपिटलाइज करते हैं, उसकी थोड़ी सी अकाउंटिंग एंट्रीज डिफरेंट होती है,
पहली दफा खरीदने वाला मामला डिफरेंट है। पहली दफा में क्या करोगे? पहली दफा में हमें तो नहीं पता ना पुराने दरवाजों की कैरिंग अमाउंट क्या है, तो हम उसको बेचेंगे और नए खरीदेंगे और नेट वैल्यू को क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है जी। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा भाई एक चीज और, आपने ARTT की बुक तो खरीदनी है, ठीक है जी। ICAP की किताब है ना, बताओ दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है? ICAP की, वेरी गुड। मेरी किताब बाद में आती है। अपनी किताब को बेचने के चक्कर में मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि जी ICAP की किताब बेकार है। मैं आज भी आपको बता दूं, अगर किसी बंदे ने ICAP की किताब को मुकम्मल कर लिया, नहीं फेल होता वो, तो आपने ICAP की किताब जरूर अपने हाथ में रखनी है। सर फिर आपकी किताब क्यों खरीदें? उसमें प्रैक्टिस मटेरियल है। कोर्स की कंप्लीशन आपने ICAP की किताब से इंश्योर करनी है। वो आपने हार्ड कॉपी में नहीं लेनी बल्कि सॉफ्ट कॉपी में रखनी है। ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल अब सॉल्व करके देगा हर बच्चा, और मैं जिससे पूछूंगा जवाब वो देगा। है छोटा सा सवाल है, लग गया? बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, नहीं आएगा यहां पे। अच्छा मैं इसको रीड करूंगा पहले, फिर आपको करने के लिए टाइम दूंगा। ठीक है जी। और इस सवाल को करने का टाइम होगा 7 मिनट। ठीक है जी। मेरे रीड करने के बाद 7 मिनट्स में आपने इसको करना है। ठीक है, मैं इसको रीड कर लेता हूं। ये कह रहा है जी, ऑन 1 जनवरी 2015 Abraham Limited acquired an investment property with the intention of generating rental income। मुझे बताओ ये IAS 40 में आएगी प्रॉपर्टी? यस सर। द कंपनी incurred various costs associated with acquisition। उर्दू जुबान में यानी वो ये कह रहा है खरीदते खरीदते हमने बहुत सारे खर्चे कर दिए थे। वो खर्चे हैं कौन से? परचेज प्राइस, गौर से सुनना, गौर से सुनना। हमने प्रॉपर्टी खरीदी, द प्रॉपर्टी वॉज परचेज विद अ पेमेंट इन्वॉल्विंग 2 इंस्टॉलमेंट्स। कितने किस्तों में देना है? 2 किस्तों में देना है। इनिशियल पेमेंट 6 लाख वॉज मेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। अब बोर्ड में देखते जाओ, 6 लाख रुपए आपने क्या किए प्यारे बच्चों? ये आपने पे कर दिए अभी के अभी, अभी के ईयर 0 का मतलब राइट नाउ, राइट नाउ ये पे कर दिए। बाकी फॉलोड बाय सब्सीक्वेंट इंस्टॉलमेंट ड्यू 12 मंथ्स लेटर, और बाकी इंस्टॉलमेंट आपने 12 महीने बाद देनी है। मेरी बात सुनोगे, वो सारी पेमेंट्स जो 12 महीने या उससे आगे, वो सारी पेमेंट्स जो 12 महीने या उससे आगे दी जाती हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? वो सारी पेमेंट्स, वो सारे नशई जो सो रहे हैं दोबारा जाग जाएं, वो सारी पेमेंट्स जो कि 12 महीने या उससे ज्यादा, मैंने क्या कहा? 12 महीने उससे ज्यादा। अभी कोई सवाल ये नहीं पूछेगा कि सर अगर 12 महीने हो तो क्या होगा। मैंने कहा 12 महीने या उससे ज्यादा आगे जा रही हैं, हम उसकी क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। अब बताओ सर हमारे पास इंस्टॉलमेंट कितनी है जो 12 महीने या उससे बियॉन्ड जा रही है? 4,40,000। ये कब देने? 1 साल बाद। ये कब देने? 1 साल बाद। तो सर मैं इसकी क्या निकालूंगा? प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप रेट, इस सवाल में मैं गलती से डिस्काउंट रेट नहीं दे पाया। अज्यूम कर लें डिस्काउंट रेट है 10%। कितना? तो सर मैंने 1 डिवाइडेड बाय 400,000 440,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%। कितना? 4 लाख। कितना जी? ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो आती है ना, बार बार FAR1 दे चुके हो, QT दे चुके हो, पता नहीं क्या क्या दे चुके हो, ये निकालना आता है ना भाई। अब बताएं जी मेरे पास कितने पैसे हो गए? 6 लाख। और आइंदा के बाद मेरे दिमाग में एक चीज फिट हो गई कि अगर मैं कोई भी एसेट खरीदूंगा और उसके पैसे मुझे 12 महीने या उससे आगे देने पड़े तो मैं उसकी क्या निकालूंगा? वेरी गुड सर। तो बताएं मैं ये प्रॉपर्टी कितने की पड़ गई? 10 लाख की। फिर हमने लीगल फी पे की। मैं ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा, आपने खुद करते जाना है। प्रायर टू द एक्विजिशन, क्या मतलब?
एक्विजिशन से पहले द कंपनी सॉट अ लीगल काउंसिल। इसका क्या मतलब होता है? हम गए एक लॉयर के पास और हमने उसको दिए 50,000। क्यों सर? याद रखिएगा, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कोई पागल नहीं जाता लॉयर के पास के कागजात चेक करो मैंने सही सामान खरीदा या नहीं। लॉयर कहेगा मनु सब तो खरीद चुके हो ना, अब सही है या नहीं तो अब तुम्हारा ये काम हम कब करते हैं? तो कह रहे हैं हम गए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले और हमने लॉयर से कंसल्ट किया और उसको कितने पैसे दे के आए। क्या ये प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम लॉयर को इन्वॉल्व भी खरीदने से पहले करते हैं। बहुत सारे लोग एग्जाम में इसमें परेशान हो सकते हैं, क्या ये तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले का खर्चा हो। भाई ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया गया है, तो आपने इसको क्या करना है, तो आप देख लेना सर। ब्रोकरेज फी, गौर से सुनना। अब्राहम लिमिटेड पेड 25,000 रुपए टू एन एक्सटर्नल ब्रोकर एंड 5,000 रुपए टू एन एम्प्लॉय हु असिस्टेड द फैसिलिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या मतलब? हम जमीन टुक्का टुकड़ा खरीद रहे थे, हमारी कंपनी ने एक ब्रोकर को पकड़ा और जमीन खरीदने के लिए जो है वो उसको टास्क दे दिया कि हमने जमीन खरीदना है। हमारे एक एम्प्लॉय ने कहा कि सर मैं भी आपको सर्विसेज दे सकता हूं, मैं भी ढूंढना शुरू कर देता हूं। एम्प्लॉय ने जमीन ढूंढ दी, ब्रोकर उसके साथ लगा रहा, दोनों ने मिलकर काम कर दिया। हमने ब्रोकर को पैसे दिए कितने, और फिर हमने अपने मुलाजिम की तरफ देखा, हमने कहा यार इस बेचारे को भी कुछ दे देते। तो हमने क्या किया, इसको 5,000 रुपए दिए। उस मासूम का सवाल सुनो, उसने कहा सर ये मेरी तनख्वाह में से दे रहे हैं या ये अलग से है? मैंने कहा ये अलग से है, तनख्वाह में से नहीं है। ये बगैरती होगी कि मैं तनख्वाह के टाइम पे आपसे क्या कहूं, तो 5,000 तो उस दिन ले लिए थे ना। नहीं, ये आपकी मेन सैलरी का पार्ट एडिशनल है। क्या ये? तो बताएं सर, अगर आप ब्रोकरेज बाहर पे करें या अपने एम्प्लॉय को पे करें एडिशनली, ये दोनों क्या है सर, आपने प्रॉपर्टी की कॉस्ट में। अच्छा व्हाट इफ, क्या हम उसको क्या करते, ये 5,000 पकड़, उसने कहा सर ये मेरे काम का नाम है। हमने कहा नहीं, तूने काम कर दिया तो तेरे को जल्दी सैलरी दे रहे। तो उसने कहा सर क्या फायदा, फिर ये बाद में भी देना था अभी भी दे रहे, तो मेरे काम का क्या दिया आपने? हमने कहा दुआ। तो मुझे बताएं ऐसी ब्रोकरेज जो सैलरी के अंदर से दी जा रही है उसको, तो इफेक्टिवली हमने उसको कोई ब्रोकरेज, तो वो कैपिटलाइज ना कर देना, ऐसा। फिर जी डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन फी, कॉस्ट रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन नेसेसरी फॉर ट्रांसफरिंग लीगल टाइटल। ये लीगल टाइटल क्या होता है? कागजात अपने नाम पे, डॉक्यूमेंट अपने नाम पे बनवा रहे हैं, उस पर हमारा खर्चा आया कितना, ये कैपिटलाइज होगा? यस सर होगा। फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस, 40,000 रुपए हमने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है अगले 4 साल का। क्यों? ये हर 4 साल बाद पे होना है। लेकिन सर आपने तो कहा था कि 1 साल हो। भाई 1 साल नहीं, बार बार प्रॉपर्टी जो टैक्स पे हो रहा है वो हमने कैपिटलाइज। फिर वो क्या कह रहा है, वन टाइम कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये हमने पे किया 5,000 का, ये कैपिटलाइज होगा। अच्छा फिर रिप्लेसमेंट ऑफ डोर्स, पोस्ट एक्विजिशन द कंपनी रिप्लेस 16 डोर्स विद इन द बिल्डिंग। ठीक है जी, ऑल दो द ओल्ड डोर्स वर सोल्ड फॉर 75,000, न्यू डोर्स वर परचेज फॉर 1 लाख। द स्पेसिफिक कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड डोर्स वर नॉट डिटर्मिनेबल। हमें नहीं पता था कि जी जो बिल्डिंग से हम दरवाजे निकाल रहे हैं उनकी कैरिंग अमाउंट, जो हमने कॉस्ट पे किया ना 10 लाख, उसमें हमने खिड़कियों के लिए, दरवाजों के लिए कितने पे किए, ये तो मालूम करना मुश्किल है। तो हमने क्या किया, 75,000 में उसको बेचा और क्या किया। तो अब आपने इसका क्या करना है वो आपको पता है। अब आप मुझे प्रॉपर्टी की वैल्यू बता दें। शाबाश जी, नहीं बाकी लोग भी करें ना, वो खेलने थोड़ी हैं जी। मेरे बच्चों कितना आ रही है प्रॉपर्टी की वैल्यू? 11,50,000। अच्छा कैसे निकाली जनाब, मैं यहीं पर कैलकुलेट करना शुरू करता हूं। बोर्ड पे देखना, हमारे पास परचेज प्राइस कितने की बाबू, 1 मिलियन। फिर जी हमारे पास लीगल फी कैपिटलाइज करनी है, लीगल फी कितने की, 50,000 रुपए की। मेरे प्यारे बच्चों अगर इस स्टैंडर्ड में आपने अब गलती की ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद भी, तो बेटा फिर आपसे बड़ा जो है वो लांती कोई नहीं है। अच्छा मैं आपको कभी लांती कहूँगा, कभी कुछ कहूँगा, आपने इस पर माइंड नहीं करना, ठीक है।
नहीं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको नहीं बोलूँगा। तो बाज़ औक़ात टीचर जो है ना वो इस तरह बच्चों को डांट रहे होते हैं, जी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस डालूं? अच्छा, फिर सर प्रॉपर्टी टैक्स कौन से वाला? वन टाइम वाला, वो कितना है जी? 5,000। फिर जी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितने की? क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अब अगर कॉस्ट कैलकुलेट करने को आई तो आप कर लोगे? क्या आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? कितना? 11,50,000 ऐसा क्या है प्यारे भाई? ये कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको साथ साथ करा रहा था। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, कर लिया, गुड। आगे बढ़े हम दोस्त। अच्छा जी, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब। हाँ जी, अब अपने पास आपने हेडिंग डालनी है अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड कॉस्ट। अब भाई स्टैंडर्ड कहते हैं कुछ और खर्चे भी हैं जो आपने कॉस्ट के अलावा डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू में डाल लें। ठीक है जी, एक एक करके हम देखते हैं। गौर से सुनना प्यारे भाई, हम बात करेंगे जनाब डिटेल में टैक्सेस के ऊपर। अब बोर्ड पर देखो, सारी चीजें छोड़ दो और एक दफा अपनी जिंदगी में ये टैक्सेस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ताकि आइंदा बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में ये कॉन्सेप्ट आएगा तो तुम मेंटली उसके लिए तैयार हो कि हाँ यार ये हमने एक दफा ढंग से पढ़ा है। मुझे एक बात बताएं सर, ये मैं हूं, मैंने सर क्या किया, गुड्स इंपोर्ट की। क्या की? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को थोड़ा सा साइड पे रख रहे हैं इस वक्त हम। प्यारे भाई दोस्त, इधर 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 लिखना रखना नहीं है, यहां पर देखना है, ठीक है जी। मुझे एक बात बताएं, मैंने गुड्स इंपोर्ट की और इंपोर्ट करने के बाद सर मैं उसको जब इंपोर्ट करके लेके आया तो मुझसे एक कस्टम ऑफिसर ने ये कहा कि सर आपने जो गुड्स इंपोर्ट किए ना, ये जो गुड्स आपके साथ पड़ी हुई हैं ये आपने इंपोर्ट किए हैं, आप एक काम करें, आप इस पर टैक्स पे कर दें 5,000 रुपये का। कितने का? 5,000 का। अब मैंने कस्टम अथॉरिटी से पूछा, यार ये टैक्स तो बेचने पे लेते हैं लोग, मैं तो खरीद के लेके आया हूँ। उसने कहा सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मसला ये है कि जो आप चीज़ें खरीद के लेके आए ना, ये 1 लाख रुपए की चीज़ें। कितने की है? 1 लाख की। आप इसको बाहर जाके बेचोगे, कितने की बेचोगे? मैंने कहा यार 1.5-2 लाख रुपए की बेच दूंगा। उसने कहा बस मैं यही सुनना चाह रहा था, आप जब इसको 1.5-2 लाख की बेचोगे ना, आप उसके बाद नजर भी नहीं आओगे, आप उसके बाद नजर भी नहीं आओगे, आपकी बगैरती आप नजर ही नहीं आओगे। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो प्रॉपर टैक्स पे करता हूं भाई, जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं उस पर क्या पे करूंगा? टैक्स पे करूंगा। मेरा इरादा क्या है, मैं इन गुड्स को कितने में बेचूंगा? मैं इसको अज्यूम करो 1.5 लाख में बेचूंगा, मुझे बताओ मुझे कितने का फायदा होगा? सर मेरी कॉस्ट है 1 लाख की, सर मेरी सेल्स कितने की होगी? 1.5 लाख की। मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 50,000 का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अज्यूम करो टैक्स रेट है 40%। कितना? बताएं सर मेरे पास। भैया जल्दी आ गए हो अगली क्लास के लिए। ये बच्चा ऐसे भाग रहा है जैसे मोटरसाइकिल वाला टुल्लों को देख के शक्ल ही नहीं दिखाता अभी तक वहां। भाई ठीक है चलो जाने दो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से टैक्स कितना बनता है? 20,000। गवर्नमेंट ने कहा भैया आप जब इसको बेचोगे ना 20,000 की इनकम कमाओ, 20,000 रुपए का 50,000 रुपए की इनकम कमाओगे, उस पर टैक्स दोगे कितने का? लेकिन लोग देते नहीं है टैक्स, भाग जाते हैं। तो हम लोगों से क्या करते हैं, इंपोर्ट स्टेज पे ही 5,000 रुपए रिकवर कर लेते हैं। मैंने कहा यार टैक्स तो 20,000 बन रहा है, तुमने जो है वो 5,000 रिकवर किए। उसने कहा सर 5,000 तो पकड़ लिया ना आपसे, अगर मैं आपको जाने दे दूं ना तो ये 5,000 भी नहीं आए हाथ में। मुझे पता है आप बेईमान आदमी हो, आप नहीं दोगे। मैंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं मुल्क के कानून जानता हूं और मैं उनको पूरा भी करता हूं, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं यार, ऐसा नहीं है। अब बताएं जी
कस्टम ऑफिसर ने कहा ठीक है सर, जब आप एंड पे अपनी लायबिलिटी पे करने आएंगे ना 20,000, 5,000 कम पे कर देना। आप अज्यूम करें 5,000 मैंने आपसे एडवांस ले लिया है। मैंने कहा अच्छा, ये एडजस्टेबल टैक्स है। ये क्या है? किसके साथ एडजस्ट होगा ये? जब एंड में आपके टैक्स लायबिलिटी 20,000 की बनेगी, आपने ये 5,000 रुपए उसमें से पे नहीं करने, तो फिर कितने पे करने? अब बताओ, जो ये टैक्स में पे कर रहा हूं इस इन्वेंट्री के ऊपर, क्या इसका मुझे आगे जाके फायदा होगा? हाँ होगा। कैसे? मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इस टैक्स को कहते हैं एडजस्टेबल टैक्स। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, आप कोई भी एसेट अगर खरीद रहे हैं और उस पर शुरू में टैक्स पे करना पड़े और आपको कहा जाए कि बाद में जब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी सेटल करने आएंगे तो ये जो टैक्स आप पे कर रहे हो आज, ये उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देना, तो हम ऐसे टैक्स को क्या कहेंगे? एडजस्टेबल टैक्स। किसी भी एसेट को खरीदते हुए अगर पे हो रहा है तो हम उसको एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। उसकी वजह सर, इफेक्टिवली ये बाद में रिकवर हो जाएगा। कैसे? जहां मेरे 20,000 बन रहे हैं वहां कितने देने पड़ेंगे? 15,000 देने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ, आप जो 5,000 रुपए पे कर रहे हो, टेक्निकली ये एडवांस टैक्स है जो पे कर रहे हो। क्या इसको प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? नहीं सर, क्योंकि ये वापस मिल जाएगा। वापस कैसे मिलेगा? सर, जब एंड में 20,000 रुपए का टैक्स पे करने जाऊंगा, मैं 20,000 दूंगा, वो मुझे 5,000 क्या करेगा? वापस दे देगा कि सर आपको याद है आपने शुरू में पे किया था। तो ये कौन सा टैक्स हो गया? अब बताएं सर, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और मैंने उस पर एक टैक्स पे किया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब इस प्रॉपर्टी से आप रेंटल इनकम खाओगे तो उस पर आपकी एक टैक्स लायबिलिटी बनेगी। आप आज जो टैक्स पे कर रहे हो वो फ्यूचर की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर देना, तो मैं आज उसको प्रॉपर्टी की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करूंगा। बताओ कौन सा टैक्सेस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होंगे? एडजस्टेबल टैक्सेस। ऐसा है, मैंने आपको पहली बात बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। लिखेगा नहीं कोई भी, लिखेगा नहीं कोई भी। आप बताएं जी, मैंने एक जमीन का टुकड़ा लिया और बड़ा खतरनाक टुकड़ा आ गया भाई। मैंने जमीन का टुकड़ा लिया और मैंने इस पे टैक्स पे किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 5,000। जमीन खरीदी जी 1 लाख की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये 5,000 आपने टैक्स पे किया है, टैक्स पे किया है। मैंने कहा इस पे तो टैक्स बनता नहीं है। उसने कहा जब आप इस जमीन से इनकम कमाएंगे तो उस वक्त, मैंने कहा इनकम कमाऊंगा ही नहीं, ये तो टुकड़ा लेके मैं रख दूंगा, रेंट पे थोड़ी दूंगा, इनकम तो कोई नहीं कमानी मैंने। अब बोलो ये जो 5,000 तुमने हरामखोर ले लिए तो ये तो ज्यादती है मेरे साथ। उसने कहा कोई टेंशन नहीं, ये हम आपको 1 साल बाद कैश में ही वापस कर देंगे। क्या कर देंगे? तो मुझे बताओ ये कौन सा टैक्स है? वेरी गुड सर, ये रिफंडेबल टैक्स है। कौन सा टैक्स है? अच्छा, ये क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ऐड होना चाहिए? नहीं सर, ये तो वापस मिल जाएगा। ये तो अगर आपने प्रॉपर्टी में डाल दिया तो वापस मिलेगा, तो क्या एंट्री पास करोगे? तो हम सर और तो सुनना, ये 5,000 हम अपने पास आज बुक कर दें टैक्स रिसीवेबल डेबिट। कितने से? 5,000 से। प्रॉपर्टी क्रेडिट कितने से? प्रॉपर्टी डेबिट कितने से? 1 लाख से। कितने का कैश गया? मुझे बता, इसको प्रॉपर्टी में क्यों नहीं डाला? प्रॉपर्टी में डलेगा तो डेप्रिशिएट हो जाएगा, हमें तो ये वापस मिलने वाला है। वापस कब मिलेगा? जब वापस मिलेगा क्या एंट्री पास करोगे? कैश डेबिट कितने से? टैक्स रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? अब बताओ जी, क्या रिफंडेबल टैक्सेस प्रॉपर्टी में जाते हैं? नहीं। क्या एडजस्टेबल टैक्सेस प्रॉपर्टी में जाते हैं? नहीं सर। रिफंडेबल टैक्सेस प्रॉपर्टी में जाते हैं? नहीं सर। एडजस्टेबल टैक्सेस प्रॉपर्टी में जाते हैं? नहीं सर। अब सर व्हाट इफ कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 5,000 रुपये पे करूं टैक्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है ये गया, ये पैसे गए। आपने कहा आगे जाके एडजस्ट, उसने कहा नहीं। आपने कहा कैश में वापस मिलेगा, उसने कहा नहीं ना, ये रिफंडेबल है। अब बताओ, जो तुमने 1 टाइम टैक्स पे किया था ऊपर, ये जो तुमने 1 टाइम टैक्स पे किया था, ये रिफंडेबल था या एडजस्टेबल था? ये दोनों नहीं थे, ना रिफंडेबल था। अब बताओ, रिफंडेबल का मतलब कैश में वापस मिल जाएगा, एडजस्टेबल का मतलब जो फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट। तो अब बताएं सर, मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन से टैक्सेस कैपिटलाइज होंगे? नॉन रिफंडेबल
एंड नॉन एडजस्टेबल, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए। ऐसा तो फिर मैं आपको एक छोटा सा टेबल दूंगा, मुझे बताएं, आपने उसका जवाब देना है मुझे। मुझे प्यारे बच्चों बताओ, अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदते हुए कोई ऐसा टैक्स पे किया जो एडजस्टेबल है और रिफंडेबल भी है, मर्जी है आपकी, एडजस्ट करवा लो या रिफंड ले लो, ये प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज होगा? नो कैपिटलाइजेशन। क्या लिखूं मैं? नो। सबर कर जा भाई, नो। फिर एक ऐसा टैक्स है जो एडजस्टेबल है, आगे जाके मेरी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देगा, रिफंड नहीं मिलेगा कैश में, क्या करूं सर? प्रॉपर्टी में ऐड करूं? नो। एक ऐसा टैक्स है जो आगे जाके एडजस्ट तो नहीं होगा लेकिन रिफंड हो जाएगा सर, तो एक ऐसा टैक्स है जो ना एडजस्टेबल है ना रिफंडेबल है, ये आपने कैपिटलाइज करना है। ऐसा है, छापो सर इसको। नहीं, वो कहेगा और अगले साल जाओ, और अगले साल जाओ, वहां प्रॉफिट हो जाएगा, वहां क्लेम कर लेना। तो इन टैक्सेस की लाइफ होती है 6-7 साल की लाइफ होती है, ठीक है जी। मेरे ख्याल में शायद मिनिमम टैक्स की 3 साल लाइफ है, एडवांस टैक्स की शायद 6 साल लाइफ है, या आप अभी आगे थोड़े टाइम में इंशाल्लाह फाइनल में पढ़ लोगे, ठीक है जी। फिर इसके अंदर लोग गंद भी बहुत करते हैं, जब टैक्स लायबिलिटी आई और आपने 2 टैक्सेस पे किए हैं, तो पहले कौन सा वाला एडजस्ट होना चाहिए, पुराना वाला या नया वाला? हाँ, तो फिर इसमें टैक्स अथॉरिटीज़ आके आपसे बहस करती हैं कि पहले ये करो फिर वो करो, इसके ऑर्डर में भी मसले आते हैं। लेकिन उसूलन कौन सा होना चाहिए? जो सबसे पहले पे हुआ है वो सबसे पहले एडजस्ट होना चाहिए। FAR 1 के कोर्स में टोटल कितने आवर्स होंगे? देखो मैं फिर एक बात बता दूं, मैं मैकेनिकली चीज़ें नहीं देखता। आप एक बैच में मैंने FAR 1 का कोर्स ख़त्म कराया 140 घंटों में, एक बैच ऐसा भी आएगा जिसमें मैं करा दूंगा जी 90 घंटों में। उसमें फ़र्क क्या होगा जी? जब आगे आपके बच्चा बैठा हो ऐसा जो चीज़ें जल्दी पिक करता हो तो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, और अगर देर से बच्चा पिक करता हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट बार बार देना पड़ता है। तो ये एक टीचर के लिए बताना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होता है कि वो कितने आवर्स में कोर्स ख़त्म कर देगा। एक होता है कोर्स ख़त्म करना और एक होता है कोर्स को ख़त्म करना। तो मैं आपको कोर्स ख़त्म कराऊंगा, कोर्स को ख़त्म नहीं कराऊंगा, नहीं सिर्फ ये नहीं करूंगा कि मैंने बोल दिया तो वह ख़त्म हो गई, आपको समझ आएगा तो मैं फिर आगे जाऊंगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा वक्त देना, ठीक है जी। एक बात बताओ, एक वर्ड आपने सुना होगा जगह जगह, स्टार्टअप कॉस्ट। सुनना ज़रा गौर से, अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करना। एक हमने पढ़ लिया जी टैक्सेस, और अब हम क्या देखने जा रहे हैं? बोर्ड पे देखो दोस्त। सर स्टार्टअप कॉस्ट क्या है, इसको जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं। अज्यूम करें कि हमने ये सोचा कि यार हाईवे पे ना एक छोटा सा शहर आबाद कर देते, ठीक है जी। कोई 50,000 लोगों का एक छोटा सा सेटअप आबाद करते हैं जिसमें हम तकरीबन 10,000 घर बनाएंगे और एक पूरी सोसाइटी बनेगी, ठीक है जी। और सुनना, ये क्या कर रहे हैं हम इस वक्त? प्लानिंग कर रहे हैं। इंजीनियर्स बैठे हुए हैं जी कि यार अगर 10,000 घर बनाने हैं तो हमें कितनी बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, कितने जो है वो ज़मीन के घर होंगे, क्या क्या होगा उस सोसाइटी के अंदर, ग्राउंड होगा, मस्जिद होगी, ठीक है जी, अस्पताल होगा, स्कूल होंगे, ये सारी चीज़ों की क्या हो रही है इस वक्त? प्लानिंग हो रही है। तो हमने सर अपने पास लॉयर्स को भी बिठाया हुआ है, इंजीनियर्स को भी बिठाया हुआ है, ठीक है जी, ये सारे काम हो रहे हैं। बनानी का हमने प्रॉपर्टी, हाईवे पे इस वक्त कुछ भी नहीं है, इस वक्त सिर्फ क्या हो रहा है? प्लानिंग हो रही है। मुझे बताओ, ये प्लानिंग कंप्लीट हुई, हमने 5 लाख रुपए इंजीनियर्स, लॉयर्स, पुलिस वालों को, बदमाशों को, डकैतों को, उस जगह खाली करवाने वालों को, सबको हमने 50,000 रुपये या 5 लाख रुपए पे कर दिए। इसका क्या करें हम? इसको आप इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर देंगे। क्यों? ऐसा क्यों? ये तो खर्चा ज़रूरी है। नहीं,
ये तो प्रॉपर्टी बनी ही नहीं है ना भाई, वहाँ जगह ही नहीं है कुछ। आप अगर इसको डाल देते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, ऑर्डर आता कहता प्रॉपर्टी कहाँ है, आप कहते आओ लेके जाओ, आपको इधर बनेगी। उसने कहा ये पैसा किसको दिया, हमने कहा बदमाशों को, चोरों को, डकैतों को, यानी कि कुछ पुलिस वालों को, कुछ इंजीनियर्स को। तो उसने कहा किस लिए, हमने कहा प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने हेल्प की कि यार ये यहाँ ऐसे बन जाएगा वैसे, अभी तो कुछ भी तैयार नहीं हुआ है। तो मुझे एक बात बताएं सर, नहीं भाई मैंने पुलिस वालों को कहा, फौजियों को नहीं कहा है। दिमाग खराब है तुम्हारा, है? फौजियों को घर देंगे यहाँ पे, वो 10% घर खुद ले लेंगे। यहाँ देखिए अब बताएं सर, सुने। फिर हम निकले सर हाईवे पे, और हमने हाईवे पे देखा कि जी इतनी बड़ी जगह एक साथ कहीं मिल जाए, तो हम घूमते रहे, क्या करते रहे, रिसर्च करते रहे। फिर एक जगह मिली, हमने वहाँ देखा सर मट्टी ऐसी है कि यहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हो सके। हमने जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को बुलवाया, ठीक है जी, उन्होंने जो है वो ज़मीन को देखा कि आया इतनी बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद यहाँ बन सकती है नहीं बन सकती है। तो सर हमने इनको भी 2 लाख रुपए दिए। हाँ जी, क्या करें इसका, एक्सपेंस आउट। सर क्यों, सर बिल्डिंग, क्या पता है सारे खर्चे के बाद बिल्डिंग ना बने, तो इस खर्चों का फिर मैं क्या करूंगा। तो सर स्टैंड कहते हैं इसको भी क्या करो। अच्छा, फिर ये सारी चीजें बन गई। फिर हमने क्या किया, माचिस की डिब्बियां ली और एक बाकायदा सोसाइटी बनाई। किस पे, वो तीलियां और माचिस की डिब्बी लेके बिल्डिंग्स बना दी। और आपने देखा होगा ना छोटा सा, वो इसको कहते हैं प्रोटोटाइप। क्या कहते हैं, आप जाएंगे कोई मकान वगैरह खरीदने के लिए सोसाइटी में, तो वो आपको एक प्रोटोटाइप दिखाते हैं, देखिए ये आपका घर होगा, इधर छोटी वाली माचिस की डिब्बी देख रहे हैं, ये आपका घर होगा। मुझे बताएं, जो माचिस की डिब्बियों से हमने पूरा एक प्रोटोटाइप बनाया होता है, इसका खर्चा हमारा आया सर से 4 लाख रुपए। इसको क्या करें, प्रॉपर्टी तो बन गई ना, कहा ये माचिस के डिब्बियों से, नहीं सर ये नहीं है प्रॉपर्टी, इसको भी क्या करना है, गौर तो सुनना। अच्छा जी, डिसाइड हो गया जी, जगह डिसाइड हो गई, सारी चीजें हो गई, प्रोटोटाइप भी बना दिया, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। हमने कहा टीवी पे तो दे दो। अब टीवी पे ऐड आ रहा है, हाईवे से मुत्तसिल कराची के मशहूर इलाके में अपना घर हासिल करें, महाना 5 लाख रुपए में है। ये आ रहा होता है ना स्टार मार्केटिंग, आज ही राब्ता करें, ऐसा है। ये सारा क्या है जी, प्री प्रोडक्शन मार्केटिंग। इसका क्या करोगे, मार्केटिंग की कॉस्ट चाहे प्री प्रोडक्शन हो चाहे पोस्ट प्रोडक्शन हो, हमेशा क्या होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में ऐड थोड़ी, और प्रॉपर्टी बनाने के लिए थोड़ी हो रही है कॉस्ट, ये क्या हो रही है, बेचने के लिए हो रही है। अब अज्यूम करो प्रॉपर्टी बन गई, आपने कहा जी आए बाजी प्रॉपर्टी दिखाएं आपको, ठीक है जी, आज ही अपने घर वालों के साथ आए और मकान देखें। ये मुझे बताइए, ये सारी मार्केटिंग जो हो रही है कब हो रही है, ये सारे का सारा खर्चा क्या होगा, एक्सपेंस आउट। ये सारे का सारा खर्चा क्या होगा, और इन सब खर्चों को हम एक नाम देते हैं, क्या चीज, स्टार्टअप कॉस्ट। अब बताएं सर, स्टार्टअप कॉस्ट एक नाम से आ जाए या इतने सारे नामों से आ जाए, हम इसको क्या करेंगे। आप बताएं जी, शुरू में प्लानिंग करने का खर्चा, एक्सपेंस आउट। सर रिसर्च करने का खर्चा, एक्सपेंस आउट। प्रोटोटाइप बनाने का खर्चा, एक्सपेंस आउट। प्री प्रोडक्शन मार्केटिंग, बिल्डिंग बनने से पहले की मार्केटिंग, एक्सपेंस आउट। इवन बिल्डिंग बनने के बाद की मार्केटिंग, ये नोट करो, शाबाश। इस तरह तो बेटा हर चीज जो है ना वो कैपिटलाइज होगी। मेरे पैदा होने का खर्चा भी कैपिटलाइज हो जाएगा मेरे घर पे। वो कहेगा भाई ये बंदा पैदा हुआ है इसीलिए तो हम घर बना रहे हैं, तो नहीं। देखो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड होने चाहिए, यानी सर वो सारे खर्चे जो वाकई एक्विजिशन से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, इन सारे ऊपर खर्चों करने के बाद भी अगर मैं डिसाइड करूँ मुझे ज़मीन नहीं बनानी है तो, या प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, तो गया ना सब पैसा, ठीक है जी। ड्यू डिलिजेंस फी कैपिटलाइज होगी या एक्सपेंस आउट, ये एक बड़ा ही टेक्निकल सवाल बच्चे ने पूछा कि ड्यू डिलिजेंस फी कैपिटलाइज, व्हाट इज मेंट बाय ड्यू डिलिजेंस फी। ड्यू डिलिजेंस कहते हैं जनाब खरीदने से पहले एहतियात करने को। ये जो आप लॉयर के पास गए थे और आपने लॉयर को ज़मीन दिखाई दी, कागजात दिखाए थे, ठीक है जी, आपने क्या कहा, मैं खरीदूं या ना खरीदूं। अगर ये ड्यू डिलिजेंस इस इरादे से हो रही है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूं, लीगली सही है, तो कैपिटलाइज होगी। अच्छा, बाज़ औक़ात ये ड्यू डिलिजेंस इसलिए होती है कि यार मैं प्रॉपर्टी खरीद के कमा पाऊंगा या नहीं, ये मुझे बताएं। तो आप यहाँ लॉयर को इन्वॉल्व नहीं करते बल्कि किसी अकाउंटिंग फर्म को इन्वॉल्व करते हो कि मुझे प्रोजेक्शंस बना के दो, मैं ज़मीन खरीदूं, मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये एक्सपेंस आउट हो जाएगी।
लेकिन आपके लेवल पर इतनी टेक्निकल चीजें एग्जामिनर नहीं पूछता। ठीक है जी, प्रोफेशनल फी लिखे कैपिटलाइज कर लो। आज और कल की जूम की मीटिंग यूट्यूब पर अवेलेबल होगी? हाँ अवेलेबल, यूट्यूब पे अगली 4-5 क्लासेस होंगी और पोर्टल पे भी होंगी। अच्छा सर, व्हाट इफ कि हमने जियोलॉजिस्ट को एक फी पे की, हमने कहा ना हम उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा अब एक चीज सुनो, व्हाट इफ कि हमने जमीन खरीद ली है, खरीद ली हमने जमीन, और हमारे यहाँ ये लॉ ये कहता है कि जमीन खरीदने के बाद बिल्डिंग बनाने से पहले आपने जियोलॉजिस्ट को जरूर ये चीज दिखानी है, वो अप्रूव करेगा तो आप जो है बिल्डिंग बना सकते हो। अब ये जियोलॉजिस्ट से ज्यादा लीगल खर्चा हो चुका है, आपने अब इसको कैपिटलाइज करना है। लेकिन मैं फिर बता दूं, तुम्हारा एग्जामिनर इतनी निटिग्रिटीज में नहीं जाता। ठीक है जी, जो किताब में चीजें लिखी है ना वो आपको पता होनी चाहिए। यूट्यूब चैनल का नाम ARTT बिजनेस स्कूल, कल होगी क्लास। हाँ यार ये पढ़ लो भाई, स्टार्टअप कॉस्ट क्या होती है, वाह, ये सारी स्टार्टअप कॉस्ट है मेरा बच्चा। प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड नहीं होनी है, नहीं करनी है, ये सारे अभी हम नहीं बताना, स्टार्टअप कॉस्ट ऐड नहीं करनी। हम एक ज़माने में ना गुलशन में रहते थे, अगर आपको इलाका देखा हो आपने, 13D वसीम बाग देखा, कोई रहता है वहाँ पर? अच्छा चलो, एक बच्चा रहता है उधर। वसीम बाग से अगर आप बराबर में देखें ना, तो एक ठीक ठाक बड़ी बिल्डिंग बन रही थी उस ज़माने में, मैं को रहता था 2012-13 में वहाँ पर। तो वहाँ पर वो बिल्डिंग बन रही थी, बड़ी सारी बिल्डिंग है, आई डोंट नो अभी बन गई होगी या नहीं, बन गई है ना। अच्छा उस वक्त बन रही थी तो उन्होंने कहा जी आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करें, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीका उन्होंने ईद आ रही थी तो उन्होंने वहाँ ना मेहंदी लगाने वाली लड़कियाँ बिठा दी थी, और उन्होंने कहा आ जाए बाजी, मेहंदी भी लगवाएं और फ्लैट भी देख लें। मैं आपको बताऊँ वहाँ रश लगा हुआ था। अब पता नहीं उन्होंने फ्लैट खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन ये क्या था जी, एक स्टार्टअप कॉस्ट थी। क्यों? एक पोस्ट प्रोडक्शन मार्केटिंग थी नहीं, और क्या थी। अब इसको ऐड कर दें हम, मेहंदी लगाने की कॉस्ट। क्यों जी? ऑर्डर आएगा, उसने कहा ये खर्चा किसका, ये बाजी को मेहंदी लगी थी, है? नहीं, आगे बढ़े। हाँ जी बढ़े हम आगे दोस्त। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप और आगे जाते हैं। एक बात बताओ, गौर से देखना, हमारे पास टाइम कितना रह गया? 4 मिनट, बस छोटी सी एक बात करते हैं फिर हम ऑफ करते हैं। ठीक है जी। एक बात बताओ, हमने एक बिल्डिंग बनाई, गौर से सुनो, इस बिल्डिंग बनाने पे हमारा खर्चा आया 5 मिलियन रुपए। कितने? 5 मिलियन। बोर्ड पे देखना, ये खर्चा आया बिल्डिंग की, कंस्ट्रक्शन सारी कॉस्ट मिला जुला के 5 मिलियन की बिल्डिंग बन गई। 5 मिलियन की बिल्डिंग बनने के बाद गौर से सुनो, हमने इस बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड रखा और एक हमने रखा सफाई करने वाला। ठीक है जी, स्वीपर, स्पेलिंग सही देख लेना बस। ठीक है जी, एक स्वीपर रखा, एक हमने चौकीदार रखा। इन दोनों की मंथली तनख्वाह है 1 लाख रुपए। फर्म में आपको मिलेंगे 19,000 रुपये महीना। ठीक है, कंपैरिजन कर रहा था मैं। 1 लाख रुपए इन दोनों की मंथली तनख्वाह टोटल। ठीक है जी, गौर से सुनना दोस्त, इस बिल्डिंग में 150 फ्लैट्स हैं। कितने? बन चुकी है बिल्डिंग, 5 मिलियन का खर्चा हो चुका है, और पहले महीने सिर्फ एक फ्लैट आबाद हुआ, किराए पे दिया हमने, एक फ्लैट हमने किराए पे दे दिया। ये जो अपार्टमेंट आपने किराए पे दिया ना, बिल्डिंग ही उड़ गई। ठीक है जी, ये जो अपार्टमेंट आपने किराए पे दिया ना, इसका किराया है 80,000 रुपये महीने का। कितने का? अब एक बात बताओ, जब तक दूसरा अपार्टमेंट को रेंट पे नहीं लेता, हमें हर महीने लॉस हो रहा है। क्यों? किराया आ रहा है 80 और हम इन दोनों बंदों को पैसे दे रहे हैं 1 लाख। हर महीने नुकसान हो रहा है कितने का? 20,000 का। हर महीने नुकसान हो रहा है 20,000 का। इंतजार कर रहे हैं किसका? एक और फ्लैट किराए पे चला जाना, ये लॉस खत्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। क्या कहते हैं?
अब बताओ जी हमारा इरादा क्या है कि कम से कम 20-25 फ्लैट तो निकल जाए किराए पे, 2 भी निकल जाए तो नुकसान होना बंद हो जाएगा। अब से 20,000 का नुकसान हो रहा है, क्या मैं 20,000 रुपये प्रॉपर्टी में ऐड करना शुरू कर दूं? हर साल 20,000 रुपये, हर महीने 20,000 रुपये ऐड? नहीं सर, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज आपने पीएनएल में डालने, प्रॉपर्टी में ऐड नहीं करना। अब सर इसको लिखेंगे कैसे, ये लिख लो। लिखो मेरे प्यारे बच्चों, लॉसेज इनकर्ड प्रायर टू रीचिंग द डेजिग्नेटेड कैपेसिटी। क्या मतलब, अज्यूम करो डेजिग्नेटेड कैपेसिटी यहां मेरे पास है 2 घर 2 फ्लैट, प्रायर टू रीचिंग दी 2 फ्लैट वाली कैपेसिटी, ठीक है जी, एट्रीब्यूटेबल टू एलिवेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एलिवेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब 1 लाख रुपए के खर्चे, कपल्ड विद, क्या मतलब सर, बहुत कम रेंटल, कितने का जी, 80,000 का, ठीक है जी, ये आपने कैपिटलाइज नहीं करना। सर ये एंसिलरी इनकम क्या होती है? हमने फ्लैट किराए पे दे दिया और साथ में नीचे वाला ऑफिस हमने रक्षों का स्टैंड बना दिया, वहां से भी 5,000 रुपए आ रहे हैं, लेकिन अब भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, सारी इनकम मिला दी तब भी 1 लाख रुपए से क्या बन रहा है, कम बन रहा है। तो सर स्टैंडर्ड कहता है जो लॉस आ रहा है इसको आपने कैपिटलाइज नहीं करना, ऐसा। हाँ जी सर, सारी क्लासेस की समरी, पूरी क्लास की समरी बनाए। सबसे पहले हमने आपको कहा कि जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो जमीन और बिल्डिंग है जो आपने किसके लिए खरीदा है, रेंटल इनकम के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, ऐसा। सर अगर मैंने एक ट्रक खरीदा है और वो मैं किराए पे देता हूं लोगों को, तो वो इस स्टैंडर्ड में फॉल, क्यों, किराए पे दे रहे हैं इसलिए? नहीं सर, क्योंकि वो ट्रक है इसलिए, ऐसा। सर फिर हमने डिस्कस किया कि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पर, किस पे, कॉस्ट पर। तो मुझे पता है कॉस्ट पे अगर रिकॉर्ड करेंगे तो कॉस्ट पे क्या क्या आएगा सर, सबसे पहले परचेज प्राइस, और ऐसी परचेज प्राइस जो 12 महीने और से बियॉन्ड पे हो रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी कि ब्रोकरेज, फिर सर वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्सेस, फिर सर प्रोफेशनल फी जो हमने लीगल एडवाइजर को दी है, और सर लीगल चार्जेस, और सर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, सर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और नेट रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट्स, ऐसा। माइनर पार्ट की रिप्लेसमेंट नहीं सर, वो कैपिटलाइज नहीं होगी। फिर हमने डिस्कस किया कि सर हमारे पास रिफंडेबल टैक्सेस और एडजस्टेबल टैक्सेस अगर हमने प्रॉपर्टी खरीदते हुए पे किए वो कैपिटलाइज नहीं होंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि सर हमारे पास बिजनेस प्लानिंग की कॉस्ट, रिसर्च की कॉस्ट, सर प्रोटोटाइप बनाने की कॉस्ट, प्री और पोस्ट प्रोडक्शन हर तरह की मार्केटिंग की कॉस्ट हम एक्सपेंस आउट करेंगे, हम कैपिटलाइज। और सर हमने ये भी पढ़ा कि बाज़ औक़ात जब एक प्रॉपर्टी नई नई रेंटल इनकम के लिए तैयार होती है तो रेंटल इनकम शुरू में कम होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो जो शुरू में लॉसेज आ रहे होते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, वो भी हमने प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, ऐसा है।